अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ हैं नदीम खान, एपीसीआर के जनरल सेक्रेटरी हैं। इन दिनों लगातार अब मस्जिदों को बुलडोज़ किया जा रहा है। राजस्थान में कई सारी मस्जिदों को बुलडोज़ किया गया, इधर संभल में किया गया, बिहार में जो सरहदी इलाका है वहाँ मदरसा और मस्जिदों को नोटिस इश्यू किया जा रहा है। ख़ासतौर पर जयपुर, बाड़मेर के इलाका में, ख़ासतौर पर राजस्थान का जो बॉर्डर से मिला हुआ एरिया है, उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। वहाँ की जो अवाम है वो बेहद परेशान है क्योंकि नोटिस भेजा जा रहा है, कई मर्तबा बैक डेट में नोटिस भेजा गया है। तो पूरा मामला क्या है? ख़ासतौर पर राजस्थान को क्यों टारगेट किया जा रहा है? किस बुनियाद पर मस्जिद को डेमोलिश किया जा रहा है वहाँ? इस पूरे मामले पर गहरी नज़र है जनाब नदीम खान साहब की। वो अदालत में मुकदमा भी लड़ रहे हैं, कई मस्जिदों को बचाने की उन्होंने पूरी कोशिश की। आपने देखा होगा जयपुर में पिछले दिनों 5 मंजिला एक शानदार मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। नदीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाला। बहुत शुक्रिया जी। ये आपका जो मामला चल रहा है लगातार मस्जिदों को नोटिस भेजने का या मस्जिदों को डेमोलिश करने का, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा ये मामला है, तो क्या है पूरा बैकग्राउंड इसका? देखिए, राजस्थान में दो वाक़ये एक साथ कनेक्ट कर गए हैं। पहला वाक़या जयपुर का है। जयपुर में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 45 साल पहले एक मस्जिद का रकबा वहाँ की एक कमेटी को दिया था, और उस कमेटी में जो डीड बनाई हुई थी उसमें साफ साफ लिखा था कि इसमें रिलीजियस और सोशल काम, रिलीजियस यानी कि इस्लाम के काम, तो उस मस्जिद में मदरसे का भी इस्तेमाल होता था, और उसके अलावा नमाज भी पढ़ाई जाती थी, और छोटे मोटे कुछ सोशल काम भी उसमें होते थे। तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उस पे वहाँ पर नोटिस भेजा कि साहब, हम रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, सड़क को चौड़ी कर। और नोटिस, जो ऑफिशियल नोटिस था, उसके पहले उन्होंने लगातार मस्जिद की कमेटी के लोगों से मिलना बात शुरू किया, और उनको तरह तरह के ऑफर दिए, और ये कहा गया कि आपकी मस्जिद जो है वो तकरीबन 500 के आसपास, 500 स्क्वायर यार्ड की है। हम आपको इसी इलाके में मालवीय नगर में 2000 स्क्वायर यार्ड की एक दूसरी ज़मीन दे देंगे, आप इस पे बाद कब्जा छोड़ दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, इस तरह की बातें जी। हो। फिर जो है वो सैटरडे की सैटरडे को सेकेंड हाफ में नोटिस चिपका, और नोटिस चिपकाने के बाद संडे को वो पूरा इलाका ब्लॉक कर दिया गया, और तकरीबन 2000 के आसपास वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को उतारा गया। और जाहिर सी बात है कि सैटरडे में जब आपने नोटिस दिया है, तो मंडे में तो कोर्ट, उससे मंडे से पहले कोर्ट। और दूसरी बात यह है कि इन दोनों तमाम अदालतें बंद चल रही जी। हैं। समर वैकेशंस हैं, हाई कोर्ट में भी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 1 तारीख से खुलेगा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो 13 तारीख से खुलेगा, तो सारी अदालतें बंद चल। तो इन्होंने नोटिस दिया, और मंडे को हम लोगों ने यहाँ एपीसीआर की तरफ से वहाँ पे मीटिंग भी हुई। नोटिस हमारे पास जब आया तो पता चला कि कमेटी ने बताया कि ये मामला वक्फ के ट्रिब्यूनल में चल रहा है, और इसकी डेट जो है वो ट्यूसडे में थी। आप ऐसे समझ कि डेट ट्यूसडे, फ्राइडे सैटरडे में नोटिस दिया गया। जी। और नोटिस के बाद हम लोगों को जब ये मालूम चला कि नोटिस गया है, तो हम लोगों ने संडे रात को यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट दिल्ली और जयपुर मिलके तैयार हुए, और रात के करीब 1 बजे के आसपास हम लोगों ने रजिस्ट्रार को मेल कर दिया कि ये जो प्रोसेस है ये पूरा सही नहीं है। जब ऑलरेडी एक दिन के बाद वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाई है, तो वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन और सुबह 5 बजे से डेमोलिशन शुरू हो गया, बुलडोज़र ने सुबह 5 बजे अपना काम। हमारे जो राजस्थान टीम के लोग हैं वो रजिस्ट्रार के घर पे गए, फिर लगा, फिर इसके घर पे गए। फिर ये हुआ कि जो वैकेशन बेंच यानी कि छुट्टियों की जो बेंच बैठी है, उससे रिक्वेस्ट करी जाएगी कि वो अर्जेंट मैटर में इसकी हेयरिंग कर ले। इस पूरे प्रोसेस में 10 बजे से इस प्रोसेस शुरू हुआ, और 11 बज गए। ट्रिब्यूनल में जब हियरिंग हुई, तो ट्रिब्यूनल में कोई हियरिंग का मतलब ही नहीं बचता है। तो जी। सवाल ये है कि बहरहाल अब हम कई तरह के केसेस उसमें फाइल कर रहे हैं। मस्जिद की कमेटी और राजस्थान मुस्लिम फोरम भी वहाँ पर एक्टिव है, जो एक नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल की।
कि भाई जो बेसिक प्रोसेस था वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी। फिर जब ट्रिब्यूनल में केस चल रहा था तो क्यों किया गया, फिर ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाई कोर्ट और पूरे इस प्रोसेस के खिलाफ हाई कोर्ट, ये तीन एक केसेस फाइल हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी कौन सी जल्दी थी जिसमें चोरों की तरह सैटरडे में आप जो है वो नोटिस लगाते हैं और अगले दिन मंडे मॉर्निंग में जब आपको मालूम है कि लीगल हेल्प जो है वो मस्जिद कमेटी के लोगों को नहीं मिल पाएगी। मस्जिद कमेटी के लोगों ने ये बताया कि बहुत दबाव बनाने की कोशिश करी गई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कि मस्जिद कमेटी को लिख कर दे दे कि हम लोग मस्जिद विड्रॉ कर रहे हैं, रोड वाइडनिंग। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि रास्ते को वो चौड़ा कर रहे थे, तो 2-3 मंदिर है उसको भी उन्होंने तोड़ा, मस्जिद को भी तोड़ा। मुसलमानों ने से कहा कि आप किसी दूर-दराज इलाके में मस्जिद के लिए जगह ले लीजिए, तो जिस रास्ता चौड़ा करने के नाम पर मस्जिद को तोड़ा। जिस इलाके में जगह दी जा रही है वो उस मालवीय नगर की लोकेलिटी, जो उस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही मस्जिद है। उस पूरे इलाके से कई किलोमीटर दूर, यानी कि 30-40 किलोमीटर दूर। तो जाहिर सी बात है मस्जिद कोई ऐसा होटल या रेसिडेंस या लॉज नहीं है कि इस इलाके से शिफ्ट करके आप उस इलाके में मस्जिद इलाके के लोग उसकी ज़रूरत के हिसाब से बनाते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिन मस्जिद मंदिरों के बारे में वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो मंदिर आ रहे थे, क्या आपने कोई तस्वीर उन मंदिरों की देखी जिसमें डेमोलिशन? भाई मस्जिद की तो तस्वीर आपने देखी है, 4 फ्लोर की बिल्डिंग देखी है आपने, क्या मंदिर की कोई फोटोग्राफ देखी? वो इस्टेब्लिश मंदिर नहीं थे, पेड़ों के नीचे मूर्तियां रख दी गई। एक मंदिर में पेड़ में मूर्तियां भी नहीं थी, बल्कि लाल धागा और लाल कपड़ा बांध दिया गया था, जिसको वो मंदिर कह रहे हैं। उसको मंदिर मंदिर का नाम दे दिया उन्होंने कि मंदिर भी हमने तोड़ा। तो जाहिर सी बात है कि जो ये बनारस से लेकर, बनारस में भी एक रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो पहले जब ये प्रोजेक्ट, ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान में 2014 या 2020 के पहले कोई विकास ही नहीं हुआ, कभी कोई सड़कें ही नहीं चौड़ी हुई। इसके पहले भी तो सड़कें चौड़ी हुई हैं। तो पहले ये देखा जाता था कि इस पूरे प्रोसेस में कोई रिलीजियस प्लेस तो नहीं आ रहा है, लोगों की और भावनाएं जिस किसी जगह से जुड़ी हुई हो उसको यथास्थिति में रखा जाए और एक ऐसा रूट निकाला जाता था जिसमें इस तरह की चीजें नहीं हो। अब क्या हुआ है, अब रूट निकाले जा रहे हैं जिसपे जो स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं उनको डेमोलिश करके ही रास्ता चौड़ा किया जा रहा है। स्पिरिचुअल प्लेसेस, बल्कि और अगर इसको सच्चाई की तरफ से कहा जाए तो विकास का रास्ता मस्जिदों को तोड़कर ही निकलेगा। बनारस में लोगों ने ये बताया कि जो तलवंडी का इलाका है, जो 650 मीटर की गली है, जो किसी जमाने तक इकोनॉमिक इंजन कही जाती थी, जिसमें 2000 होलसेल की दुकानें थी, उसकी बदले अगर पीछे का के इलाके से डाली जाती तो सिर्फ 100 मीटर में मेन रोड में काशी विश्वनाथ के गेट से आप पहुंच जाते। इसमें घूमकर आपको 650 मीटर का रास्ता तय करना पड़ रहा है। 187 मकान टूट रहे हैं, 2000 दुकानें टूट रही हैं और जिनमें 5 मस्जिदें भी हैं। लेकिन विकास का रास्ता मस्जिदों को तोड़कर ही जाएगा, इसलिए 100 मीटर वाले रास्ते को छोड़ दिया गया, 650 मीटर दिया गया। और मज़ेदार बात यह है कि इसी बीच में मेरठ का एक खरखौंदा की जो जामा मस्जिद है उसमें जी। भी अब उस नोटिस में जो क्लेम कर रही है यूपी पुलिस कि ये थाने की ज़मीन है, मस्जिद के रिकॉर्ड ये बताते हैं कि मस्जिद वहाँ पहले से मौजूद थी, थाना वहाँ बाद में एस्टेब्लिश हुआ। और उससे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि 1986 में ये केस पुलिस की तरफ से फाइल किया गया। फाइल होने की, ये मस्जिद की ज़मीन हमारी है, फाइल होने के बाद ये केस जो है वो वहां पर पुलिस की तरफ से कोई पहुंचा ही नहीं फॉलो अप करने, तो मस्जिद के फेवर में 1986 में एक्स पार्टी जजमेंट हो गया। जब एक्स पार्टी जजमेंट मस्जिद के फेवर में हो गया तो उन्होंने कहा कि साहब नहीं नहीं, ये तो एक्स पार्टी जजमेंट है, इसको रीओपन करा दीजिए, रिविजिट कराइए। दोबारा हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और यूपी पुलिस ऑलरेडी इस केस को हारी हुई है। लेकिन शायद वो यूपी पुलिस उस टाइम पे कोई दूसरी यूपी पुलिस थी, अभी अभी कोई नई यूपी पुलिस आई है, तो वो अपने ही रिकॉर्ड, अपना ही हाई कोर्ट भूल के और उन्होंने सीधे एक नोटिस भेज दी कि इसको गिरा देना चाहिए। अब जहाँ तक संभल की बात है,
तो संभल में भी लोगों ने साफ साफ कहा है, ऑन रिकॉर्ड भी बोला है, ऑफ रिकॉर्ड भी बोला है कि जो स्ट्रेटेजी चल रही है वो स्ट्रेटेजी ये है कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के नाम पर उसको मस्जिद के इलाकों से निकाला जाए। और कि हालांकि हम इसको सही नहीं समझते, अगर मंदिर के रास्तों से भी निकल रहा है तो वो दूसरे ऑप्शनल अल्टरनेट रूट बनाए जा सकते हैं। अगर इधर भी तोड़ना पड़ रहा है और उधर भी तोड़ना पड़ रहा है तो किसी भी रिलीजन के जो स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स अटैच हैं वो नहीं तोड़े जाने चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा संभल है में कि तो सरकार ने दलील दी कि कब्रिस्तान में मस्जिद बनी हुई थी, मुस्तफा कादरी अब मस्जिद, और उसमें सरकार ने कहा कि वो इंक्रोचमेंट है। तो अब कब्रिस्तान में अगर मस्जिद है तो उसके इंक्रोचमेंट होने का क्या मतलब है? देखिए, पहले यहाँ भी उन्होंने लोगों को, मस्जिद कमेटी के लोगों को दबाव बनाया कि वो सरेंडर कर दें और लिख के दे दें। इंक्रोचमेंट की परिभाषा जो है वो इस वक्त देश में देना बहुत मुश्किल हो गया है। ये सिलसिला जहाँ से शुरू हुआ था, अगर आप उसको देखें, आखुंजी मदरसा 600 साल पुराना है, हम्म। डीडीए 50 से 60 साल के बीच की है। 600 साल पुराने मदरसे को वो इंस्टीट्यूशन अवैध बता रहा है जिसकी एज उसकी हिस्ट्री से 10% भी नहीं है। भाई, एक की एज 60 साल है, एक की एज 600 साल है। 600 साल वाले को अवैध बता रहा है 60 साल वाला कि ये अवैध है। 600 साल पुराने उस मोनूमेंट को, जिसको हिस्टोरिक मोनूमेंट समझ के, जिसका एएसआई को जिसको ट्रांसफर होना चाहिए और जिसकी देखरेख होनी चाहिए, वो हमारी धरोहर के तौर पर, तो वो इंक्रोचमेंट के तौर पर गिरा दिया जा रहा है। फिर उसके बाद लखनऊ में केजीएमसी की दरगाहों पे मामला हुआ, तो वहां पर यह कहा गया कि इन दरगाहों का कोई कस्टोडियन नहीं है। अब हम सबको पता है कि जो ज़मीनें हैं, जंगलात में बुजुर्गों की, सूफिया की कब्रें, दरगाहें मौजूद होती हैं। अब हम्म। आप उसको जब एक्वायर करते हैं तो आप ये पूरा पूरा इलाका एक्वायर कर लेते हैं, मकान लोग छोड़ के चले जाते हैं, दरगाहें और उन दरगाहों की अकीदत जाते हैं, लेकिन उसका कोई ट्रस्टी नहीं होता, उसका कोई वो नहीं होता, क्योंकि वो सालों से ऐसा ही चल रहा है सिलसिला। वहां कोई मजार पे उर्स तो होता नहीं था, हम्म। मजारें थी। लखनऊ केजीएमसी डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया कि ये मज़ारे अनाथ हैं, इनका कोई ऑन पेपर मानने वाला नहीं है, इसलिए हम इनको तोड़ देंगे। अब आपकी और हमारी मेमोरी में ये बात है कि जब ये जो पार्लियामेंट का एक्सटेंशन हुआ है और ये जी। नया हुआ है, क्या नाम उसका मिस कर रहा हूँ, विस्ता प्रोजेक्ट जो है इनका। विस्टा प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है, विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक कृषि भवन की मस्जिद एक्वायर करी गई है जो जी। बाउंड्री है। एक वाइस प्रेसिडेंट हाउस की मस्जिद एक्वायर करी गई है। इन दोनों मस्जिदों में जो लोग 20-25 साल 15 साल पहले से रह रहे हैं वो नमाज पढ़ते हैं। कृषि भवन की मस्जिद में जोहर और असर की नमाज होती थी, और वाइस प्रेसिडेंट हाउस की मस्जिद में काफ़ी अरसे पांचों की नमाजें होती थी। वो लोग मौजूद हों। अब नया विस्टा प्रोजेक्ट में उनको एक्वायर कर लिया गया। 2 साल बाद, साल भर बाद, कोई ये कहे कि नए संसद भवन के अंदर जो है वो मस्जिदें नहीं हैं, ये तो मस्जिदें अवैध हैं, ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर कैसे आ गई, तो कल को आप इनको भी गिरा देंगे। लखनऊ के रेलवे स्टेशन में एक पुराने बुजुर्गान दीन की दरगाह है प्लेटफॉर्म के बीच में, और वो दरगाह तकरीबन 400 साल पुरानी। लखनऊ का रेलवे स्टेशन जो है वो 250 साल पुराना है। जब उसकी लैंड एक्वायर करी गई थी तो ये कहा गया था कि इसका स्टेटस को रखा जाएगा। वो लोग आते जाते हैं, आज भी वहाँ उर्स होता है, कमेटी भी है, सब कुछ है। अब आप कह रहे हैं ये अवैध। अब उसके अलावा जो इस वक्त राजस्थान और गुजरात में चल रहा है, तो गुजरात और राजस्थान में ये पहले ऑपरेशन क्लीन के नाम से, पहले जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन का इलाका था वो बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर था। और उसको काफ़ी साल पहले, तकरीबन 2 से 3 साल पहले, एग्जैक्ट मैं मेरे ख्याल से 3 साल हो गए हैं, उसको 50 किलोमीटर कर दिया गया। 15 किलोमीटर की रेंज बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दी गई, लेकिन ये ऑर्डर पुराना है। अब अचानक इन लोगों को जब ये जयपुर की मस्जिद गिर गई तो राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन को ये याद आया कि जब जयपुर में मस्जिद शहीद करी जा सकती है तो ये बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर और इसमें इनकी क्या हैसियत है। तो पाकिस्तान से जो सीमा राजस्थान का शेयर करता है वो 1070 किलोमीटर की सीमा है।
जिसमें सबसे ज़्यादा लंबी सीमा 248 किलोमीटर के आसपास की जैसलमेर में है और पौने 200 के बीच में बाड़मेर में। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट का अगर आप ज्योग्राफी के साथ में पॉपुलेशन का सेटअप देखेंगे तो जैसलमेर में मुसलमानों की आबादी 25% के आसपास है। हम्म। 7 लाख की आबादी में 25% मुसलमान हैं। और जैसे बाड़मेर का जो इलाका है, बाड़मेर में 26 लाख की पॉपुलेशन है जिसमें मुसलमान 13% के आसपास है। और 9% के आसपास बीकानेर में है, 50,000 केवल गंगानगर में। तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें 50 किलोमीटर की रेंज में पूरे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जहाँ लाखों की तादाद में मुसलमान होगा वहाँ कुछ हजार मस्जिदें तो होंगी। अब इन्होंने कहा कि ये सब मस्जिदें अवैध हैं और 350 मस्जिदों को इन्होंने नोटिस दिया। नोटिस पहले के साथ ये नोटिस सर्व हुआ, लेकिन इस नोटिस में बाड़मेर की 2 मस्जिदों को और जैसलमेर की 2 मस्जिदों को रात में नोटिस दिया गया, तकरीबन 7 से 8 बजे के आसपास। और फिर अगले दिन सुबह मस्जिद डेमोलिश कर दी गई। ना आपने कोई बेसिक जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, ना आपने उसको जो है किया, ना नोटिस में क्या दिया था इन्होंने? नोटिस में क्या था इनका नोट के? उन्होंने ये दिया, नोटिस मैं आपको शेयर कर दूंगा। नोटिस उन्होंने ये दिया कि ये जमीन की जो है मस्जिद की, ये जो मस्जिद का कंस्ट्रक्शन हुआ है ये अवैध हुआ है। अब ये छोटी छोटी घाड़ियां जो है जो राजस्थान में बोली जाती हैं, वो घाड़ियां थी जिनमें छोटा सा कवर था, लोग रह रहे थे गांव में। अब वो गांव में अब ये सवाल है, हालांकि मैं ये सवाल नहीं करना चाहता हूँ, तो कि क्या आपके चश्मे का जो मामला है उसमें सिर्फ आपको एक तरफ से ही सब अवैध दिखाई पड़ता है? अगर जो है आप अवैध देख रहे हैं तो आपको सिर्फ दिखाई पड़ी, दूसरे कोई स्ट्रक्चर आपको अवैध दिखाई पड़े, बाकी सारे के पेपर आपने देख लिए। 350 में कितने नोटिस आपने उधर दिए? अगर आपने मस्जिदों के नोटिस 350 दिए तो ऑपरेशन क्लीन कह रहे हैं, हम ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि हम ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं। तो ऑपरेशन क्लीन के तहत आपने जो है वो कितने कितने जगह उधर नोटिस दिए हैं? उधर तो कोई नोटिस नहीं किया, उधर तो अगर कोई डेमोलिश। ऑपरेशन क्लीन है और बॉर्डर को लेकर के सिक्योरिटी पेश नजर, तो सिर्फ मस्जिद को नोटिस क्यों? मंदिर है, चर्च है, घर घर भी वहां है, तो उनको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से ये सवाल होना चाहिए कि ऑपरेशन क्लीन अचानक आपको कैसे याद आया? आपका जो रेंज का ऑर्डर है वो कई पहले आ गया था। अचानक जयपुर राजस्थान में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने के बाद, भाजपा की सरकार आने के बाद आपको ये ऑर्डर याद आया, या जयपुर की मस्जिद शहीद होने के बाद आपको ये ऑर्डर याद आया? और फिर जो सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ है कि आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या केवल मस्जिदें ही संदिग्ध हैं या अवैध हैं? आप संदिग्ध भी कह रहे हैं, तो क्या मस्जिदें ही संदिग्ध हैं? लेकिन उसके साथ साथ आपको और हमको बाड़मेर और जैसलमेर की आवाम की भी तारीफ करनी होगी, जिसने जी। बड़े 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 मुजाहरे किए। और ये इन प्रोटेस्ट में दोनों जगह, बाड़मेर में भी और जैसलमेर में भी, वो जो लोग ऑर्गेनाइजर थे वो मेरे दोस्तों में भी हैं। तो उनका ये कहना था कि 80% से ज़्यादा आवाम जो है वो हिंदू थी। और उन्होंने इसी तरीके से बात वहाँ पर भी जाकर करी कि ये जो इलाका है वो सिर्फ मुसलमानों के इलाकों में क्यों किया जा रहा है। बहरहाल इसकी जो कोर्ट में सुनवाई थी उसमें हम लोग भी गए हुए हैं कोर्ट में। तकरीबन कई सारी मस्जिदों के कमेटियों के लोगों के साथ में जो ये कार्रवाई हुई है और जो नोटिस आई हैं, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी गई हैं। कल इसकी सुनवाई होनी थी 29 तारीख को कोर्ट में, लेकिन कल कोर्ट में नहीं हो सकी, मैटर लग नहीं सका। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद जो है वो 3 तारीख को इसकी सुनवाई हो। तो 3 को सुप्रीम कोर्ट में या राजस्थान हाई कोर्ट में? जयपुर हाई कोर्ट के अच्छा। जो जोधपुर बेंच में, क्योंकि ये जोधपुर डिवीजन के अंदर ये पूरा इलाका आता है जिनके बारे में मैंने आपसे बात करी। जहां ये ज़्यादा क्राइसिस है वो दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसलमेर और बाड़मेर। इन दोनों डिस्ट्रिक्टों अब में सीमा। गुजरात का भी तस्करा कर रहे थे, वहां भी नोटिस भेजा जा रहा है क्या? गुजरात में तकरीबन 50 मस्जिदों से 30 से 50 मस्जिदों, जिनमें जनरली ये 50 रिलीजियस प्लेसेस आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ दरगाहें भी शामिल हैं, उनको इन्होंने नोटिस दिया। इस नोटिस के खिलाफ कच्छ में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आज से 4 दिन पहले कच्छ में हुआ।
अब इन नोटिस के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ और नोटिस के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी भी हो रही थी। लेकिन कल रात में 1 बजे के आसपास उन्होंने चार अलग अलग, एक प्लेस को तो उन्होंने 3 दिन पहले डेमोलिश कर दी। एक मस्जिद को उन्होंने 3 दिन पहले डेमोलिश कर दिया। फिर उसके बाद कल रात में उन्होंने कांडला में 3 मस्जिदों को डेमोलिश करने के लिए बुलडोजर पहुंचे। लेकिन एक मस्जिद को तो उन्होंने जल्दी जल्दी गिराया, जिसका ये वीडियो आप देख रहे हैं। लेकिन हजारों की तादाद में आवाम उसके बाद कांडला में सड़क पे आ गई। उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो दूसरी मस्जिद शहीद करते। तो जो 4 मस्जिद का टारगेट उन्होंने इनिशियल लिया था, उनमें से 2 में जो है वो ये कार्रवाई हुई है। बाकी जो ये कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ और जो नोटिसेज आए हैं उसके खिलाफ आज गुजरात के दोस्तों ने ये कर दिया है। मतलब आज ये अहमदाबाद के हाई कोर्ट में कार्रवाई कर दी है। लेकिन जाहिर सी बात है, कोर्ट का सिचुएशन आपको हमसे ज़्यादा पता है। कोर्ट खुद, ये अब कोर्ट को तय करना है कि उस, ये 2 चीज़ें हैं इसमें कि ये जो सरकार है ना, ये संसद की मान रही है। जो संसद जिस पे मोदी जी सीढ़ी चढ़ते हुए चूमते हैं और रोते हैं और लेट जाते हैं, इसी संसद ने, जिसको वो लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, इसी संसद ने 1991 में एक ऑर्डिनेंस लाए थे और उस ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी रिलीजियस प्लेस में कोई कार्रवाई, कोई डिस्प्यूट, कोई कोई लीगल चीजें एक्सेप्ट नहीं हो सकती हैं। एक्सेप्शन था बाबरी मस्जिद का। हम्म। ये इस एक्ट 1991 ये बात कहता है। उसके साथ साथ दूसरी बात ये कही जा रही है कि एक तो आप सरकार, संसद की नहीं सुनते, जबकि आपके नेता वहां पर उसको मंदिर बताते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और दूसरा, फिर कोर्ट ने खुद, जिसमें जस्टिस गवई का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने पूरा प्रोसेस दिया, पहली पहली नोटिस आएगी, फिर दूसरी नोटिस आएगी, फिर तीसरी नोटिस आएगी, और तीसरी नोटिस के बाद भी आप गिरा नहीं सकते। फिर उसके बाद आप उसको ऑनलाइन पब्लिश करेंगे, उसका जवाब दिखाएंगे, जवाब नहीं आया तब दिखाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में खुद अब कोर्ट को यह तय करना है कि उसकी हैसियत क्या रह गई है। ये भगवा गमछा डाले हुए जो लोग मस्जिदों के सामने पिछले सालों तक डांस करते थे, अब वो एक सरकारी मशीनरी के साथ रात के में आते हैं और मस्जिदों को गिरा देते हैं। और उसके कोर्ट उस पे खुद अपने ही फैसले को लाचार होकर देख रहा है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। तो ये पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम का सिचुएशन का एप्स होना है, जिसमें जो सबसे बड़ा पिलर जुडिशरी का है, उसके ऑर्डर को एग्जीक्यूटिव पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं करा पा रहा है। तो ये सोचने वाली बात है। और यहां मतलब तक सोच, 2 मामले हो गए नदीम भाई। एक जो हमारी पुरानी, अब लास्ट एक कंप्लीट। पॉइंट हाँ। कि आप ये सोच समझ लीजिए कि गुजरात, जो गुजरात देश का मॉडल है, उसमें जी। सूरत आई गई, जिसमें भाड़े के गुंडों ने पुलिस की वर्दी पहनकर, म्युनिसिपल कमीशन की वर्दी पहनकर पूरी कॉलोनी को गिरा दिया। 100 150 के आसपास उसमें घर थे, और आज तक ये नहीं मालूम चला कि किस डिपार्टमेंट ने इसको गिराया है। ये गुजरात है आपके सामने। तो मतलब जो हमारी पुरानी और हिस्टोरिकल मस्जिद है उसको तो ये मंदिर बताते हैं, और उसके बाद उनको डेमोलिश किया जाता है, नमाज से रोका जा रहा है। जो नई मस्जिद है जहां ये इल्जाम नहीं लगाते तो उसको इलीगल बताकर दूसरे बहानों से डेमोलिश कर रहे हैं। तो अब ऑप्शन क्या है रोकने का? जो अदालतों में पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद है कि इन अदालतों की कार्रवाई की वजह से मस्जिद बच पाएगी? हम साहब, ऐसा तो नहीं है कि दुनिया हमेशा ऐसा ही रहेगी। दुनिया बदलेगी नहीं या दुनिया देखेगी नहीं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये मुसलमानों के साथ तो जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा खराब हिंदुस्तान की जुडिशरी के साथ ये तय करना होगा। अब जयपुर की जैसे मस्जिद है, वो जी। डिस्प्यूटेड नहीं, वो उसकी ज़मीन किसने अलॉट करी? जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अलॉट करी। अब हमारे लोग, हमारे कुछ उलमाए दीन ये बात कहते हैं कि मुसलमानों ने नमाज पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए मस्जिद पे कब्जा हो रहा है। भाई, इशा की नमाज बाबरी मस्जिद में हुई और फजर की नमाज के लिए लोग आए तो वहाँ पर बुत रख दिए गए थे। फिर आप यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे लोग मस्जिद नहीं कराते हैं। तो वक्फ बोर्ड में ये मस्जिद रजिस्टर्ड भी थी, और जो दूसरी, जो रात में कांडला वाली मस्जिद है, वो भी 45 से रजिस्टर्ड थी। और इसकी तो जमीन जयपुर वाले की जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अलॉट करी थी।
अब ये क्या तो बचा? बकवास है कि आप मस्जिद में नमाज नहीं अदा करने जा रहे हैं तो इस वजह से नमाज अदा करने पर भी सजा हो रही है। एक सफ बाहर लग जाती है तो जेल भेजा जा रहा है। मेरे घर से कुछ दिनों के लिए दूर चला जाऊं, सामने वाले को ये राइट नहीं मिल जाता कि वो मेरे घर पे कब्जा कर लिया, उसको तोड़ दो। तो एनीवे हम लोग देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहे हैं, और उनमें और हम में यही फर्क है कि हम इस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और इस देश को बचाने के लिए लास्ट तक, आखिरी तक हम तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई हो सकती है, वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और उस तक हम लोग लड़ेंगे। लेकिन ये तो हमें भी और आपको भी पता है कि फासिज्म की एक उम्र होती है, साल 2 साल, और ये आपको भी पता है कि मैंडेट ये खो चुके हैं, जे में SIR, EVM और डिलिमिटेशन के नाम से सरकारें चलाने की कोशिश। और इस बात पर भी हमें उम्मीद है कि आज नहीं, हुकूमत बदलेगी तो इनका भी हिसाब होगा। और सबसे ज़्यादा जो ये जज साहिबान तो बड़ी बड़ी बात कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार में कहते हैं, लेकिन ऑर्डर के ओरल ऑब्जर्वेशन में कुछ कहते हैं और जजमेंट में कुछ लिखते हैं, इनका फैसला कैसे करें ये आप और हम देखेंगे। बाकी मस्जिद तो खुदा का घर है, और दोबारा भी बनेंगे और आबाद भी होंगे, और मस्जिद हम भी ये मानते हैं कि जब तक मस्जिद एक बार हो गई तो वो मस्जिद ही रहेगी, तो उसके बारे में देख लेंगे। इंशाअल्लाह। तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ नदीम खान बहुत साहब एफएसआर के सेक्रेटरी जनरल हैं। लगातार हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी मॉब लिंचिंग का केस हो, हेड क्राइम का मामला हो या डेमोलेशन के वाक़ात आते हैं तो एफएसआर पूरे हिंदुस्तान भर में एक्टिव है, लगातार ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, लॉयर्स की बहुत बड़ी टीम है। और तफसील से नदीम भाई ने पूरा जायज़ा बताया कि कहाँ कहाँ किस तरह मस्जिदों के खिलाफ साजिशें हो रही है, नोटिस भेजा जा रहा है। अगर आपके इलाके में भी कुछ इस तरह का मामला है मस्जिदों को लेकर के तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एफएसआर से आप राब्ता कर सकते हैं ताकि फौरी तौर पर आपको मदद दी जा सके, क्योंकि मामला बहुत सीरियस होता जा रहा है और कानून के नाम पर कानून की धज्जियां उड़ाकर मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया नदीम भाई अपना वक्त देने के लिए और पूरी बात शेयर करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहाँ आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।